पहली बात तो ये कि लीगल टेंडर जो होता है वो होता है कि अगर आप किसी को रुपया दें, कोई ऐसी चीज दें जिससे वो इनकार ना कर सके कि मैं ये पेमेंट नहीं लूंगा, तो उसे लीगल टेंडर कहते हैं। नंबर एक बात ये होगी। तो ये बात सही कि लीगल टेंडर नहीं है, बिटकॉइन जो है वो लीगल टेंडर या क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर अभी तक नहीं है। तो लिहाजा बैंक्स को मना किया गया कि इस तरह की चीज में आप काइंडली इन्वेस्ट ना करें इसलिए। मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई इंसान पाकिस्तान में उसको खरीद नहीं सकता, ये नहीं कोई कहा कि ये इलीगल है, किसने कहा कि ये क्राइम है। यूएन की अपनी रिपोर्ट ये कहती है कि 1.5 से 4 ट्रिलियन डॉलर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और क्राइम में जो है ना हर साल इस्तेमाल होता है। फियाट करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। 60% जो बिटकॉइन है सर्कुलेशन में वो वॉलेट से वो मूव नहीं हुए, तो उसका मतलब ये है कि वो किसी क्राइम में इस्तेमाल नहीं हुए। तो इसमें मुझे ये बताएं कि कोई पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है और जो मुल्क से बाहर बैठा है, दोनों सूरतों में उस पर ये कैसे अप्लाई होता है? यानी मैं खरीदता हूँ बिटकॉइन तो ऑब्वियसली मुझे डॉलर तो बाहर भेजने पड़ेंगे तभी मैं खरीदूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। क्या पाकिस्तान में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग और ख़रीदो फरोख्त पर पाबंदी है? क्या ये गैर कानूनी अमल है और ऐसा करने से FIA और दूसरे सिक्योरिटी इदारे जो है वो आपको अरेस्ट कर लेंगे और आप पे फ़ाइन लगाएंगे? ये सारे सवालात लोगों के जहन में घूम रहे हैं और हमसे पूछे गए हैं। आखिर वो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में बिटकॉइन का जो स्टेटस है लीगल या उसकी जो कानूनी हैसियत है वो है क्या। इस पर हमने बैरिस्टर जाहिद जमील से गुफ्तगू की। इनका मुख्तसर मैं तारुफ़ करवा देता हूँ कि जो पाकिस्तान का मौजूदा साइबर क्राइम लॉ है उसका फ़र्स्ट ड्राफ्ट इन्होंने लिखा था। ये मुख्तलिफ़ ममालिक को एडवाइस भी करते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, यानी उनकी मदद करते हैं साइबर क्राइम लॉ बनाने में। तो इनसे जो बात हुई वो आपको सुनवाते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या राय है इसके ऊपर। जाहिर साहब, आई एम डूइंग अ स्टोरी एज आई सेड ऑन क्रिप्टो करेंसीज लीगल स्टेटस। और पाकिस्तान में बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी है। आज भी बिटकॉइन $60,000 के ऊपर जाते जाते फिर नीचे आ गया। तो पीपल वांट टू नो वेदर दे शुड बाय और नॉट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द स्टेट बैंक्स नोटिफिकेशन जो 2018 में दिया था। उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं हमारे लिए कि इसका क्या मतलब है। बेसिकली क्या उन्होंने कहा है कि ये लीगल टेंडर नहीं है और बैंक्स वगैरह को मना किया है कि इसमें आप किसी किस्म की डीलिंग ना करें। तो क्या कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है अगर करते हैं तो? पहली बात तो ये कि लीगल टेंडर जो होता है वो होता है कि अगर आप किसी को रुपया दें, कोई ऐसी चीज दें जिससे वो इनकार ना कर सके कि मैं ये पेमेंट नहीं लूंगा, तो उसे लीगल टेंडर कहते हैं। नंबर एक बात ये होगी। तो ये बात सही कि लीगल टेंडर नहीं है, बिटकॉइन जो है वो लीगल टेंडर या क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर अभी तक नहीं है। नंबर वन, शायद ही कहीं हो। दूसरी चीज ये है कि बिटकॉइन जो है उसके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, उसको उसके अंदर जो बैंक्स को डील करना जो है वो अलाउ किया गया है, बल्कि उसको प्रोहिबिट इसलिए किया गया है क्योंकि वो स्पेक्युलेटिव यानी उसमें ऊंच नीच बहुत होती है। तो लिहाजा बैंक्स को मना किया गया कि इस तरह की चीज में आप काइंडली इन्वेस्ट ना करें इसलिए। मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई इंसान पाकिस्तान में उसको खरीद नहीं सकता, ये नहीं कोई कहा कि ये इलीगल है, किसने कहा कि ये क्राइम है। इस तरह स्टेट बैंक ने इस तरह की कोई भी चीज नहीं की। हाँ, ये एक वर्चुअल एसेट है। FATF की इस पे गाइडलाइंस अप्लाई करती हैं, उसके अंदर रिकमेंडेशंस हैं FATF की। वो ये कहती हैं, सिर्फ ये कहती है कि आपने इस प्रोसेस को रेगुलेट करना है। उन्होंने भी ये कहा हुआ है कि इलीगल करने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा आप रेगुलेट करें, इसमें KYC इसकी करें। जो FIA पाकिस्तान में हमारे सामने रिपोर्ट्स आई हैं, लोगों को अरेस्ट किया है जो बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे थे या माइनिंग कर रहे थे या पोजेशन में थे जिनके बिटकॉइंस। तो वो कौन सा लॉ अप्लाई करके इनको, क्योंकि स्टेट बैंक इसको क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं कर रहा है सच जो समझ में आ रहा है हमारी, तो FIA किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहा है? आप माइनिंग की अगर बात करते हैं, माइनिंग क्या चीज होती है? माइनिंग के अंदर कोई पैसे की एक्सचेंज नहीं है। माइनिंग में क्या हो रहा होता है कि मैं अपने कंप्यूटर बैठा हूं, मैंने सिस्टम ऑन किया हुआ है और वो अपनी बेसिकली प्रोसेसिंग करते करते एक बिटकॉइन ठक करके निकालता है। तो माइनिंग जो है उसमें कोई ऐब, उसमें कोई लीगैलिटी, कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, अब मैं एक और बात पे आता हूँ। क्या मैं अगर बिटकॉइन लेके फॉरेन एक्सचेंज की रेगुलेशन एक्ट 1947 की वायलेशन कर रहा हूं? नहीं। अगर मैंने कोई बिटकॉइन खरीद के कोई फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग की है, अगर की है ये, तो फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग, उसमें कोई लेन देन या ट्रांसफर हुआ है जो मुल्क से बाहर जा सकता था, तो वो जो है वो एक इलीगल एक्टिविटी समझी जा सकती है। जरूरी नहीं है, मगर समझी जा सकती है कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 की वायलेशन है, जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है FIA के एक्ट के अंदर। और लिहाजा वो उसकी सजा 2 साल है ज्यादा ज्यादा, उसके ऊपर वो कार्रवाई कर सकते हैं। ये वही शिक है जो डाली गई थी कालिया के केस के अंदर, दूसरों के अंदर। तो इस लिहाज से वो जो है इसको कह सकते हैं लीगल है। वरना खुद बतौर खुद जो है बिटकॉइन को माइन करना, रखना, होना, ये सारी चीजें लीगल नहीं है। जाहिर साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है कि आपने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की बात की है। तो इसमें मुझे ये बताएं कि कोई पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है और जो मुल्क से बाहर बैठा है, दोनों सूरतों में उस पर ये कैसे अप्लाई होता है? यानी मैं खरीदता हूँ बिटकॉइन तो ऑब्वियसली मुझे डॉलर तो बाहर भेजने पड़ेंगे तभी मैं खरीदूंगा। तो क्या वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, वो वायलेशन होगी?
अगर आप बिटकॉइन को मनी एक्सचेंज के बेसिस पे या मनी एक्सचेंज करने के लिए उसकी एक्सचेंज में या वॉलेट में एक्सचेंज में इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक वायलेशन हो सकती है। मगर अगर मैं एक बिटकॉइन को खरीदता हूं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो पेमेंट मेरी जो जा रही है वो लीगल जा रही है। मैं हजारों चीजें के क्रेडिट कार्ड से खरीदता हूं, उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। अगर मैं अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते पेमेंट कर रहा हूं उसकी, और मैं बिटकॉइन खरीदता हूं, तो चाहे मैं वो खरीदूं, चाहे मैं किसी और मुल्क का एयर टाइम खरीदूं, चाहे मैं पाकिस्तान का एयर टाइम खरीदूं, चाहे कुछ और खरीदूं, तो क्रेडिट कार्ड से लीगल होगी। तो अगर आपने ये चीज, इसमें डिपेंड करेगा कि फैक्ट्स क्या हैं, इसमें कि सर्कमस्टांसेस क्या हैं, कि क्या ऐसे कोई एफआईए प्रूव कर सके कि आपने बिटकॉइन जब ये एक्सचेंज किए थे या खरीदारी की थी, तो आपने पैसा जो एक्सचेंज ऑफ डॉलर आपने मुल्क से बाहर भेजे, वो आपने गैर कानूनी तौर पे भेजे हैं। अगर ये प्रूव होता है तो फिर ये जो है क्राइम बनेगा। तो डायरेक्ट तो बैंक अलाउ नहीं करते, तो लोग थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज कर रहे हैं। जैसे दो लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं हमने खरीदना है बेचना है, और वो बैंक के चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं कि मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगा, तुम मेरे बिटकॉइन में तुम मेरे वॉलेट में एक्सचेंज में बिटकॉइन डाल दो। इस पर बताएं क्या ये फिर जायज होगा? मैं एक्सप्लेन करता हूं, उसमें कोई ऐप नहीं है। अच्छा, उसकी वजह ठीक ये है। है क्योंकि अगर बैंकिंग चैनल से पेमेंट गई है तो बिल्कुल उसमें सही है। बैंक्स को ये मना किया गया कि अगर उनको अगर पता है तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस चीज को ना करने दें, तो बैंक से काम में रोकना। अगर आपने एक बैंकिंग चैनल से पेमेंट की या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की तो कोई ऐप नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई लीगल तरीके से बैंकिंग चैनल के थ्रू कर रहा है बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट, और उसको पजेस करके बैठा है होपिंग कि वो ऊपर जाएगा तो मैं प्रॉफिट लेके उसको रिडीम करूंगा, उस सूरत में अगर कोई इसको तंग करता है और वो कोर्ट में जाता है, तो आपने अब तक जो मुझे बताया उस हिसाब से इसका मतलब अपने आप को डिफेंड कर सकता है। फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा, एग्जैक्ट केस पे डिपेंड करेगा, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। मगर मैंने सवाल का जवाब पहले भी दिया और अभी भी मैं कहूंगा कि डिपेंड करता है कि क्या उसने किस तरह उसको पाया, किस तरह उसकी पेमेंट की। अगर वो लीगल तरीके से की है तो वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी ऐब नहीं, वो सही कर रहा है काम। अगर उसने कोई फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत उसने कोई नेटिंग की है, कोई एक्सचेंज की है, उसने कोई नेटिंग एक सेटअप बनाया हुआ है, उसने या तो कोई सपोजिंग उसने कोई एक्सचेंज बनाई हो क्रिप्टो करेंसी की, और उसको बेसिकली एक तरह से किसी और मद में उसकी पेमेंट कर रहा हो, जिस तरह होता है आप जानते हैं बहुत सारी, सिर्फ क्रिप्टो में ही और तरह की चीजों में भी होता है। मोबाइल फोन्स आते हैं बाहर से, ट्रैश का इक्विपमेंट आती है, रियूजेबल आती है, इस तरह के मामला को कैसे ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग इस्तेमाल करके किसी ने कुछ किया, तो हाँ, तो वो तो लीगल होगा। हाँ, एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी एफआई का ये जरूर काम है कि जहां वो मनी लॉन्ड्रिंग देख रही हो, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिटकॉइंस को इस्तेमाल कर रहे हैं किसी ऐसी चीज की जो पेमेंट आपने रिसीव की उसमें कन्वर्ट करने की, उसे हम लीडिंग कन्वर्जन इस तरह की चीज कहते हैं, क्योंकि आपने कोई इलीगल काम से पैसे कमाए थे जिनको आप बिटकॉइन में कन्वर्ट कर रहे हैं या बिटकॉइन से कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मद में आती है। इसलिए फैटफ की रिकमेंडेशन है कि इस तरह के मामला के अंदर जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, ये इस तरह की चीज को लाइसेंस और रेगुलेट करना चाहिए। जब किसी एक्सचेंज के अंदर ये चीज होती है तो उसकी केवाईसी के किसने, कौन था बंदा, किसने ली थी, उनकी अगर लॉ इन्फोर्समेंट डिटेल मांगना चाहे तो ये चीजें, वो इस तरह की चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। इसलिए चाहे आप बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान में रहो, दोनों सूरतों में लॉ रिमेन्स द सेम, ऐसा ही है। अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो आप ये अप्लाई नहीं करता, अगर आप मुल्क के अंदर हैं तो आप पे अप्लाई करेगा। बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट उन लोगों पे अप्लाई करता है जो मुल्क के अंदर है। जैसे यूएस ने अभी अपने जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस है उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न फॉर्म पे क्लॉज ऐड कर दिया, उसको अवॉइड करने के लिए अगर वो पाकिस्तान से करते हैं तो उस सूरत में क्या उन पे अप्लाई होता है लॉ या नहीं होता? इसमें सिर्फ सवाल ये आएगा कि जब उसने ट्रांजैक्शन की अगर मुल्क से बाहर, तो उस पर जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वाली बात नहीं लायद होनी चाहिए। फैक्ट्स पे थोड़ा डिपेंड कर सकता है। उस पर जो चीज इफेक्ट करेगी, अगर सिर्फ मुल्क से बाहर था, वो सवाल होगा कि उसने फिर टैक्स रिटर्न भरे नहीं भरे। अगर वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, मुल्क से सिर्फ बाहर नहीं है बल्कि रेजिडेंट ही नहीं है पाकिस्तान में, यानी आता जाता रहता होगा मगर रेजिडेंट नहीं है, तो वो कुछ कर रहा है तो उसमें उस पर फिर वो टैक्स की उसको टैक्स मतलब टैक्स की कोई लायबिलिटी या टैक्स रिटर्न की कोई इशू नहीं है। वो जहां टैक्स रेजिडेंट है वहां उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपके ख्याल में इसको टैक्स कैसे किया जाएगा? अभी तक कोई एग्जांपल है हमारे सामने किसी मुल्क की जहां पर उन्हें प्रपोजल दिया हो कि इस तरह से इसको टैक्स करेगा? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, आपकी किसी भी एसेट जो आपके पोजेशन में, उसको टैक्स किया जा सकता है। उसकी आपको वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, उसकी टैक्स रिटर्न में अगर आप ये डिक्लेयर कर देते हैं कि इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा तो डिक्लेयर किया जाएगा। आपने अभी खुद भी मेंशन किया आईआरएस के अंदर डिक्लेरेशन उसकी जो वर्चुअल करेंसी की जाती है, तो इसमें कोई मतलब देयर इज नो रॉकेट साइंस इसको डिक्लेयर करने में कोई इशू। मसला ये है कि इसकी इन्फोर्समेंट कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि किसी के पास बिटकॉइन है नहीं है, बिकॉज बिटकॉइन की बाय नेचर जो है वो अनोनिमस है, पता नहीं चलता किसके पास है। मैं रख सकता हूं उसको कैश जैसा है,
अगर मैं पकड़ा गया, उसके साथ मेरी रेड हुई, मेरे कंप्यूटर पे देखा गया या मेरी किसी फ्लैश ड्राइव पे पता चल गया, मेरी वॉलेट में निकल आया, तो फिर मुझ पे इन्फोर्समेंट हो सकेगी। तो इशू लीगल नहीं है, इशू इन्फोर्समेंट का है। जी। तो आपने लीगल एक्सपर्ट की राय तो जान ली, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो एक डिजिटल एसेट है और इसको लेकर जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, यूएस ट्रेजरी है और ब्रिटिश फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देते रहे कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग में और मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होता है। तो एक इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट की भी इस पर राय ले लेते हैं। और इस हवाले से हमने बात की राफ़े बलोच से, जिनको ज़ाहिर है सब जानते हैं पाकिस्तान में और इंटरनेशनली रिनोन्ड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। उन्होंने हमसे हमारे सवालों का क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनवाते हैं। राफ़े, पहले तो मुझे ये बताएं, जो बयानात आए हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूएस ट्रेजरी, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के इलीगल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होता है, इस पर आपका क्या टेक है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? यूएन की अपनी रिपोर्ट ये कहती है कि 1.5 से 4 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग और क्राइम में जो है ना हर साल इस्तेमाल होता है। फियाट करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। इन कंट्रास्ट अगर हम क्रिप्टो करेंसीज़ को देखें तो क्रिप्टो करेंसीज़ का जो टोटल मार्केट कैप है आज की तारीख में वो है 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जिसमें से 900 बिलियन डॉलर पे जो है वो बिटकॉइन इस वक्त खड़ा हुआ है। पिछले 12 महीनों से 60% जो बिटकॉइन है सर्कुलेशन में, वो वॉलेट से वो मूव नहीं हुए हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो किसी क्राइम में इस्तेमाल नहीं हुए। अच्छा, रह गए 40% जो कि बेसिकली ट्रांजैक्शन जिनकी हो रही है। अगर हम उन 40% को भी कह दें कि जी वो क्राइम में इस्तेमाल हुए हैं, तब भी वो फियाट करेंसी के मुकाबले में सिर्फ़ और सिर्फ 10% हैं। उसके अलावा अगर आप देखें, चेन एनालिसिस की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये कैटेगोरिकली मेंशन है 2021 की रिपोर्ट में कि जो साइबर क्राइम में और रैंसमवेयर में और साइबर अटैक्स में जो क्रिप्टो करेंसी मूव हुई है, दैट ट्रेंड हैज़ डिक्लाइंड और वो इस वक्त 2% पे कहीं जो है ना खड़ी हुई है। लेकिन है तो सही ना, आप ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है। डार्क वेब पे पेमेंट्स होती हैं इसके ऊपर, और आपको पता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गई और इस तरह की चीज़ें हो गई। हैकर्स जो आपके फाइनेंशियल डेटा हैक करते हैं, वो भी जब पेमेंट्स मांगते हैं बिटकॉइन में मांग रहे होते हैं। तो अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना बताया जा रहा है। अभी आप कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि फैसिलिटेट तो कर रहा है। देखिए, 99% ऑफ जो बिटकॉइन ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो एक्सचेंजेस के ऊपर हो रही हैं। बाइनेंस होगी, बिटफिनिक्स और ये जितने एक्सचेंजेस हैं, इन सब ने KYC किया हुआ है, नो योर कस्टमर। उसका मतलब ये है कि आपके जो वॉलेट एड्रेस है, उस वॉलेट एड्रेस के अगेंस्ट इनके पास IP एड्रेस का और आपकी आइडेंटिटी का रिकॉर्ड है। तो लॉ इन्फोर्समेंट अगर चाहें तो वो इसको ट्रेस कर सकती हैं। अब कैश तो अगर आपने लेट्स से किसी क्राइम के लिए आपने इस्तेमाल किया है तो कैश इज़ कम्प्लीटली अनॉनमस। बिटकॉइन जो है इट इज़ बेस्ड अपॉन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो है वो एक पब्लिक लेजर है ऑफ एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन, और आप हर ट्रांजेक्शन जो है ना पब्लिकली कोई भी बंदा उसको ऑडिट कर सकता है। उसकी कॉपीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अक्रॉस द इंटरनेट। असल जो प्रॉब्लम है कि जो फियाट है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग पर्पज़ के लिए, उससे अटेंशन हटाने के लिए किया जा रहा है। अब आप देखें कि HSBC, JP मॉर्गन, ये बड़े बड़े नाम हैं, इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फ़ाइन हुए हैं। HSBC को $2 बिलियन का फ़ाइन हुआ। सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट्स इन्होंने फ़ाइल नहीं की जो कि इनको फ़ाइल करनी चाहिए थी। इस पर बेहतर होता कि हम किसी बैंकर को भी ले लेते। चले आगे चलते हैं कि बैंक के पास भी कोई ना कोई इसके बाद वजाहत होगी। पाकिस्तान पे आ जाते हैं। चलें, ग्लोबली हमने बात करी, लेकिन ज़ाहिर है इन्हीं चीज़ों को एट्रीब्यूट करते हुए पाकिस्तान में भी कंसर्न है लोगों को, और जो एजेंसीज़ हैं ऐसा लगता है कभी भी आपके ऊपर धावा बोल देंगी। तो आपने क्योंकि PTA के एडवाइज़र रहे साइबर लॉ के हवाले से, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, और पीका पे आपने नज़र भी रखी हुई है गहरी। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इसकी हैसियत है कानूनी, वो क्या है, और क्या मैं अगर बिटकॉइन ख़रीदता हूँ और ख़रीदने के बाद उसको बेचने जाता हूँ, या तो उस सूरत में क्या मुझे डरना चाहिए कि मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई होगी? आप क्या समझते हैं इसके अंदर, और अगर कोई चार्ज लगता है तो कौन से लॉ के तहत लगे? देखें, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 पैका लॉ है, उसमें कोई एक भी क्लॉज नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहा हो या उसकी लीगैलिटी के हिसाब से या उसको इलीगल करार दे रहा हो। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जो पोजेशन है, महज पोजेशन वो क्राइम होता है, और जिसको लॉ इलीगल जो है ना डायरेक्टली क्लासीफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स है, ड्रग्स का पोजेशन जो है ना वो इलीगल है। वेपन्स हो गए, ठीक है। तो बिटकॉइन में जो है ना डायरेक्टली
इसका लीगल जो स्टेटस है, जैसे हमने बात की, तो डायरेक्टली इसकी पोजेशन जो है वो इलीगल नहीं है, लेकिन FIA के जो लॉज इस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं वो मोस्टली आइडेंटिटी थेफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स जो हैं उसकी कैटेगरी में इसको लिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आइडेंटिटी थेफ्ट है, उसका मतलब ये है कि आपने अनऑथराइज एक्सेस किया है किसी के वॉलेट में, बिटकॉइन आपने चोरी किया। मोस्टली आपको पता है कि P2P के ऊपर जो है ना बिटकॉइन को एक्सचेंज किया जा रहा होता है, उसमें ऑब्वियसली नॉन रेप्यूटेशन का एक प्रॉब्लम होता है। उसमें ही मसला होता है कि लेट्स से मैं आपको बिटकॉइन बेचता हूँ और आप मुझे पैसे नहीं देते, ठीक है, तो ये जो केस होता है ये फिर FIA का केस आ जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड हो गया। और अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग की अगर बात करें तो उसके कैटेगरी में भी जो है ना उसको क्लासीफाई किया जा रहा है। तो बेसिकली उसका एक सर्टन यूज़ है। अब देखें ना, आप कैश की अगर आप बात करें तो कैश में भी हुंडी होता है, हवाला होता है, तो आप डायरेक्टली ये नहीं कहते कि जी कैश जो है वो इलीगल है, आप कहते हैं कि जी उसका एक इस्तेमाल है, उससे हुंडी जो हो रही है और उससे मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है, बेसिकली उस पर्टिकुलर उसके इस्तेमाल को जो है ना आप गलत कह रहे होते हैं। तो मेरा तो इसके अंदर जो है ना ये बड़ा क्लियर स्टांस है। क्रिप्टो करेंसी के लीगल स्टेटस के हवाले से मैंने स्टेट बैंक से भी राय जानने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि हमारा मौक़िफ़ वही है जो उस नोटिफिकेशन में हमने दे दिया ऑलरेडी। FBR से भी मैंने रब्ता किया है, उनके जवाब मुझे मौसूल नहीं हो सके, और FIA से भी कोशिश की, लेकिन मुख्तसर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये इदारे उस वक्त तक कोई पब्लिकली स्टेटेड पॉलिसी नहीं बताएंगे जब तक इसके ऊपर हुकूमत कानून साजी नहीं कर लेती। बहरहाल क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, इसको ख़रीदते कैसे हैं, इसमें बेसिकली जो सट्टेबाजी का आंसर है या जो ये इतनी गैर मुस्तहकम है ये क्यों होती है, इस हवाले से हम पास में वीडियोस कर चुके हैं और आपसे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर लेंगे, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।